call is now being recorded. हेलो बच्चों, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। सो आज हम जो है टेस्ट सोल्यूशन, चैप्टर टेस्ट सोल्यूशन डिस्कस करेंगे डीएनएफ ब्लॉक का। ठीक है, जो ये आपका टेस्ट हुआ था प्रीवियस वीक में, उसका हम यहाँ पे टेस्ट सोल्यूशन देखेंगे। तो टेस्ट कोड है आपका यूके 80-19-24। ठीक है, तो देखो बच्चों, अगर मैं थोड़ा सा इस चैप्टर के बारे में आप लोगों को बताऊं, ये चैप्टर की वेटेज और किस तरीके से इस चैप्टर को पढ़ना है। देखो, अब ये डीएनएफ ब्लॉक आप सबको पता है ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक का है। ठीक है, इनऑर्गेनिक का है, थ्योरेटिकल चैप्टर है एंड इसमें काफी सारी चीजें ना याद रखने वाली भी होती हैं। अगर आप पेपर भी अभी मैं सोल्व कराऊंगी तो कुछ क्वेश्चंस आपको ऐसे दिखेंगे कि अगर आपको आता है तो ठीक है, अटेम्प्ट कर लोगे, 4 मार्क्स ले लोगे, बट अगर नहीं आता है तो वो छोड़ के आना पड़ेगा। ठीक है, आता है तो कभी पढ़ा है आप लोगों ने क्लास में या एनसीईआरटी को रीडिंग करते वक्त तो कर दोगे, अदरवाइज वो छोड़ के आना पड़ेगा। ऐसा है यहाँ पे, वो बात नहीं है कि आप ऑर्गेनिक जैसा नहीं है, मैकेनिज्म थोड़ा सा देखोगे कि कैसे हो सकता है। नहीं आता है तो ठीक है, नहीं आता है तो नहीं। ठीक है, तो इसको पढ़ने का सबसे अच्छा तरीका क्या है? इसको पढ़ने का सबसे अच्छा तरीका है कि आप एनसीईआरटी की रीडिंग लो, एनसीईआरटी को थोरली रीड करो लाइन बाय लाइन। ये बहुत जरूरी है इनऑर्गेनिक के चैप्टर्स में, फिर चाहे ये हो या बाकी बाकी इनऑर्गेनिक के जो है चैप्टर्स हो। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है कि आपको एनसीईआरटी की रीडिंग करनी ही करनी है। ठीक है, इसके अलावा आप लोगों के पास क्लास नोट्स है, उसको रिवाइज करो। जितने क्वेश्चंस मैंने क्लास में करवाए हुए हैं, है ना, जितने मैं आपको असाइनमेंट्स में देती थी, वो आपको करना है अगर आप चाहते हो कि ये चैप्टर आपका स्ट्रॉन्ग हो जाए। क्योंकि बेटा 2 क्वेश्चन तो आने ही आने हैं 2025 में। ठीक है, तो इन चैप्टर को छोड़ना, इनऑर्गेनिक को कोई भी बच्चा छोड़ेगा नहीं, अच्छे से उसके चैप्टर, क्योंकि यहाँ से स्कोर करना कंपैरेटिवली इजी होता है। ठीक है, तो हम इसको बहुत अच्छे से करेंगे। तो अगर आप लास्ट 2017 टू 2023 में देखेंगे, क्वेश्चंस जो हैं, ज्यादातर क्वेश्चंस आए हुए हैं डी ब्लॉक एलिमेंट और उनकी जो प्रॉपर्टीज है वहां से क्वेश्चन आया हुआ है। जो आपके इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स हैं, पोटेशियम डाइक्रोमेट और पोटेशियम परमैंगनेट, देखो ऑलमोस्ट हर साल जो है आ रहा है। ठीक है, उसके अलावा एफ ब्लॉक एलिमेंट से भी देखो क्वेश्चन आए 2020 में और 2021 में, 2 क्वेश्चन आए। ठीक है जी, ठीक है, चलो आगे फिर स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चंस को देखेंगे कि कैसे मैं कर रही हूँ। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला आपका क्वेश्चन था इसमें, द बेसिक कैरेक्टर ऑफ ट्रांजिशन ऑक्साइड्स। अब आपको ना यहाँ पे अगर आप देख पा रहे हो तो ट्रांजिशन मेटल के ऑक्साइड्स दे रखे हैं और आपको इसका बेसिक कैरेक्टर बताना था। तो अगर यहाँ पे मैं देखूं कि आपको कौन कौन से दे रखे हैं, टाइटेनियम दे रखा है, स्कैंडियम के बाद आता है टाइटेनियम, वेनेडियम, स्कैंडियम तेरी विदाई करके, फिर मैग्नीज आता है और फिर आयरन आता है। ठीक है, तो अगर मैं देखूं लेफ्ट टू राइट क्या होता है आपका, साइज डिक्रीज होता है। याद करो, स्कैंडियम 2 जैसी इसमें इरेगुलरिटीज तो हैं, क्योंकि पहले साइज डिक्रीज होता है ना, फिर ऑलमोस्ट सेम हो जाता है, फिर एकदम जिंक पे जाते हैं तो कॉपर से जिंक तो साइज बढ़ जाता है, एटॉमिक रेडियाई बढ़ जाता है। मैग्नीज को मैं हटा दूं, मैग्नीज का इन सबसे रेडियाई जो है ज्यादा होता है, तो मैं मैग्नीज को यहाँ से हटा देती हूँ। ठीक है, तो साइज डिक्रीज हो रहा है। अब साइज डिक्रीज हो रहा है तो क्या है, साइज छोटा है, तो यानी कि इसका बेसिक कैरेक्टर क्या हो जाएगा सर, बेसिक कैरेक्टर डिक्रीजेस। तो यानी कि सबसे ज्यादा बेसिक कैरेक्टर किसका होने वाला है, टाइटेनियम ऑक्साइड का होने वाला है। फिर अपने पास वेनेडियम ऑक्साइड का होने वाला है, फिर हमारे पास क्रोमियम का होने वाला है, फिर अपने पास आयरन का होने वाला है। तो यहाँ पे आप इस तरीके से बता सकते हैं। ठीक है, बेसिक टाइटेनियम का साइज बड़ा है तो वहां पे बेसिक कैरेक्टर उसका ज्यादा होगा। और जैसे जैसे जाओगे लेफ्ट टू राइट, आयरन तक अगर मैं बात करूं, क्योंकि उन्होंने आयरन तक पूछ रखा है, तो बेसिक कैरेक्टर इसका डिक्रीज होगा। इस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करना था। फिर नेक्स्ट आता है करेक्ट ऑर्डर ऑफ आयनिक रेडियाई। अब यहाँ पे नोटिस करो, यहाँ पे आपको क्या क्या दिया हुआ है। एक तो आपको लेंथेनोइड्स दिए हुए हैं, जैसे मुझे दिख रहा है लेंथेनम, यूरोपियम, लुटेशियम,
और ये आपको यट्रियम दिया हुआ है। यट्रियम कहाँ आता है? स्कैंडियम के नीचे यट्रियम आता है, फिर वो लेंथेनम आता है ना। 3D 4D 5D, ठीक है। डाउन द ग्रुप हमें पता है साइज बढ़ता है, इसमें आप लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन नहीं लगाते यट्रियम और लेंथेनम में, ठीक है। तो साइज बढ़ता है, तो यट्रियम का तो सबसे कम ही होगा। फिर देखो एक बार, यट्रियम का सबसे कम होगा, ठीक है। सबसे कम देखो यट्रियम का किसमें, ऑप्शन एलिमिनेट करो, ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, या तो सी होगा या डी होगा। अब आपको जो लेंथेनोइड्स है उनका ऑर्डर पता होना चाहिए। तो आपको पता है सबसे पहले लेंथेनम होता है, ला चिक्की परी ने प्रेम सम्मान से, तो यहाँ पे तो सबसे लुटेशियम दे दिया, तो ये भी गलत हो जाएगा। तो हमारा करेक्ट ऑर्डर क्या हो जाएगा? डी, ठीक है। सबसे ज्यादा लेंथेनम का, फिर यूरोपियम का, फिर आपका लुटेशियम का, एंड देन आपका लास्ट में यट्रियम का। तो डी ऑप्शन जो है 42 का करेक्ट हो जाएगा। एनसीईआरटी पढ़ो, जितना एनसीईआरटी पढ़ोगे, आपको बता रखी है मैंने इंपॉर्टेंट चीजें, उनको हाईलाइट करते रहो, ठीक है। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 43 जो था, विच मेटल हैज द हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट। अब देखो मेल्टिंग पॉइंट किस पे डिपेंड करता है, ये वाला क्वेश्चन कहाँ से आया? आपके ग्राफ किया हुआ एनसीईआरटी में, जो मैंने आपको मार्क भी कराया था, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मेल्टिंग पॉइंट बेसिकली डिपेंड कर रहा है ऑन नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। जितने ज्यादा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होंगे उतना मेटेलिक मेटेलिक बॉन्डिंग होगी, और उतना ही उसको ब्रेक करने के लिए आपको टेम्परेचर देना पड़ेगा, यानी कि हाई मेल्टिंग पॉइंट होगा। तो याद करो, वो जो ग्राफ है उसपे पहाड़ की सबसे ऊंची चोटी पे कौन था? टंगस्टन। तो टंगस्टन का क्या होगा? सबसे ज्यादा मेल्टिंग पॉइंट होता है अमंग डी ब्लॉक एलिमेंट्स। हाँ, आप ये भी सोच सकते हो मैग्नीज में भी तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है 3d5 4s2, बट वहां पे क्योंकि D5 है, हाफ फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन है, स्टेबल है, तो वो ज्यादा मेटेलिक मेटेलिक बॉन्डिंग उसकी स्ट्रॉन्ग नहीं होती है। तो आप मैग्नीज, वैसे यहाँ पे ऑप्शन में भी नहीं है, तो मैग्नीज आप नहीं देखेंगे। इन क्वेश्चन को तो आप अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन से ही सॉल्व कर सकते थे कि टंगस्टन में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ज्यादा होंगे, ठीक है। प्लेटिनम, पैलेडियम और कॉपर में क्या होने वाले हैं, सॉरी गोल्ड में होने वाले हैं कम, ठीक है। चलते हैं आगे, चलते हैं। नेक्स्ट है ये वाली रिएक्शन। अब ये देखो, ये रिएक्शन ना आपके एनसीईआरटी में नहीं है, ठीक है। तो इसको आप लिख लो, मैं आपको लिखवा देती हूँ। एन इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल एक्स, वो कह रहे हैं कि एक एक्स मॉलिक्यूल है, जैसे ही आपने उसको हीट किया ना तो ग्रीन कलरेशन मिलेगी, ठीक है, और O2 गैस मिलेगी। अगर आपने एनसीईआरटी वाली रिएक्शन करी भी है ना, तो भी आपको आइडिया लग जाएगा कि बेसिकली यहाँ पे क्या होने वाला है। तो एक्स जो होगा मेरा बेटा, वो यहाँ पे होगा पोटेशियम डाइक्रोमेट। तो जब आप पोटेशियम डाइक्रोमेट को हीट कर रहे तो आपको क्रोमियम ऑक्साइड मिलता है, क्रीम कलरेशन, और साथ ही साथ आपको क्या मिलता है, K2CrO4 मिलता है, पोटेशियम क्रोमेट, और साथ ही साथ क्या होता है आपका O2 गैस रिलीज होती है। तो ये इसकी रिएक्शन होगी। तो यानी कि X क्या होगा अपना, X हो जाएगा अपना पोटेशियम डाइक्रोमेट। तो 44 का बी ऑप्शन इसका हो जाएगा। आपको पोटेशियम डाइक्रोमेट का कलर होना पता होना चाहिए, रेड ऑरेंज कलर होता है। पोटेशियम क्रोमेट का पता होना चाहिए, येलो होता है, ठीक है। तो इस तरीके से क्वेश्चन करना है। आगे चलते हैं। ये देखो वही बात है, ये पता है तो कराओगे, वरना छोड़ के आना पड़ेगा। अगर मान लो आप, जब आपके सामने पेपर में क्वेश्चन आया था, अगर तुम्हें नहीं पता था ना तो नहीं करना था अटेम्प्ट, ठीक है। क्वेश्चन को स्किप करना भी एक आर्ट होता है। अब इसका मतलब ये नहीं सारे स्किप कर दोगे, ठीक है। जो नहीं पढ़ा, आपको लग रहा है कि ये तो डिस्कस ही नहीं हुआ है, हमने कहीं पढ़ा ही नहीं है, तो उसको छोड़ के आगे बढ़ो, ठीक है। बाकी क्वेश्चन को ठीक करो, पता चले कर भी आए, नेगेटिव करवा के आ गए, कोई फायदा नहीं है बेटा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर 45। द ट्रांजिशन मेटल आयन दैट हैज स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट वैल्यू ऑफ 5.9। अब स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट की जो वैल्यू है, फॉर्मूला क्या होता है इसका, म्यूजिकल टू n into n+2, n इज नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। अब क्या आप निकालने बैठोगे क्या, n into n+2 इज इक्वल टू, ये नहीं, मैंने आपको सिखा रखा है कि अगर एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होता है तो उसका मैग्नेटिक मोमेंट 1.8 के आसपास आता है। 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं, मैं लिख देती हूँ यहाँ पे, 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं तो 2.8 के आसपास आता है, 3 होता है तो 3.8 के आसपास आता है,
4 है तो 4.8 के आसपास आता है, और 5 है तो 5.8 के आसपास आता है। तो 5.9 का मतलब क्या होगा, 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे। ठीक है, तो बस आपको यही चेक करना है कि किस केस में अपने पास 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। तो यहाँ पे मुझे दिख पा रहा है, देखो इन्होंने एटॉमिक नंबर भी दे रखे हैं। अब हो सकता है कि पेपर में अगर मालूम नहीं तो मैं ऐसे क्वेश्चन आते रहते हैं, मतलब बहुत ज्यादा ऐसे क्वेश्चन पॉपुलर होते हैं। तो एटॉमिक नंबर आपको मालूम होना चाहिए स्कैंडियम से लेकर जिंक तक। ठीक है, डी ब्लॉक में बता रही हूँ। तो मैग्नीज का होता है 25, यानी कि 3d5 4s2 होता है। ठीक है, तो Mn+2 का क्या हो जाएगा 3d5, यानी कि 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। देखो कैसे रखोगे इसको, 1 2 3 4 5, तो 5 अनपेयर्ड है, यानी कि यही आंसर हो गया। बाकी भी चेक कर लो। आयरन क्या होता है 26 होता है, तो 3d6 4s2, तो Fe+2 में क्या हो जाएगा 3d6 हो जाएगा ना। तो इस तरीके से फिल करोगे 1 2 3 4 5 6, तो 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, तो यहाँ पे 4.8 के आसपास आएगा। सेम कॉपर+2 का भी निकाल सकते हो। कॉपर होता है 4s1 3d10, तो 2 प्लस क्या हो जाएगा 3d9, एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आ जाएगा। ऐसे इसमें स्कैंडियम टेरी विदाई 23 होता है वेनेडियम का, तो 4s2 3d3, तो क्या करोगे 3 अनपेयर्ड रह जाएंगे, तो यहाँ पे 3.8 हो जाएगा। इस तरीके से करना है, तो ए इसका क्या होगा करेक्ट होगा। आगे चलते हैं। Which one of the following exhibit the largest number of oxidation state? Okay, तो बच्चों अगर मैं बात करूं मैग्नीज तक, स्कैंडियम टेरी विदाई करके मैं यहाँ तक रुक जाओ। जो स्कैंडियम से लेकर मैग्नीज के केस में आप ऑक्सीडेशन स्टेट देखते हो, उसमें आप कुछ नहीं करते हो। एनएस में जो इलेक्ट्रॉन है, एनएस ऑर्बिटल में, और जो n-1 डी वाले में आपके इलेक्ट्रॉन है, दोनों को ऐड करना है। ठीक है, जैसे अगर मैं बात करूं आपके क्रोमियम की बात करते हो, तो क्रोमियम में क्या होता है 4s1 3d5 होता है। ठीक है, तो ऐड करना 5 + 1 6, और क्रोमियम की मैक्सिमम +6 तक ही जाती है। मैग्नीज की बात करूं तो 4s2 3d5 ऐड करना, तो 7 आएगा, जबकि मैग्नीज की बात सही है ना, मैग्नीज की +7 तक जाती है, MnO4 नेगेटिव है ना। तो यानी कि सबसे ज्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट किसकी है हमारे पास मैग्नीज की। तो जैसे जैसे नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बढ़ते जाते हैं, आपकी ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ती जाएगी। जैसे जैसे पेयरिंग होती जाएगी, मतलब पहले सिंगल थे अब जोड़ियां बनती जा रही हैं, पेयरिंग होती जाएगी, तो ऑक्सीडेशन स्टेट भी क्या होती जाएगी कम होती जाएगी। ठीक है, तो इसके जो बाद वाले एलिमेंट्स है, जैसे कोबाल्ट हो गया, निकल हो गया, जिंक हो गया, जिंक तो +2 दिखाता है, स्कैंडियम सिर्फ +3 दिखाता है। ये एक टेबल है बेटा, बनी हुई एनसीईआरटी में, पढ़नी है उसको, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं 47। ऑफ द आयन जिंक निकल क्रोमियम, ये आपको दिए हुए हैं, आपसे कुछ चीजें पूछी हैं। पहला पूछा है कलर्ड है, यानी कि कलर से रिलेटेड क्वेश्चन है। तो कलर से रिलेटेड क्वेश्चन है, तो कलर कैसे आएगा, डीडी ट्रांजिशन की वजह से आएगा। अब ट्रांजिशन भी तभी होगी जब नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होंगे, नहीं होंगे तो फिर डीडी ट्रांजिशन नहीं होगी। ठीक है, तो यहाँ पे अगर मैं जिंक की बात करूं, जिंक में क्या होता है 30 होता है, राइट। तो ये हो जाएगा अपने पास 4s2 3d10। ठीक है, तो अपने जिंक +2 क्या हो जाएगा 3d10 हो जाएगा। मैम यहाँ तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है ही नहीं, नो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, तो क्या होगा कोई डीडी ट्रांजिशन नहीं होने की, नहीं होगी, है ना। तो ये क्या हो जाएगा अपने पास कलरलेस हो जाएगा। देखो उसके बाद निकल +2 की अगर मैं बात करूं, निकल होता है 28 3d8 4s2, तो ये हो जाएगा 3d8, तो इसके पास 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, डीडी ट्रांजिशन होगा, कलर आएगा। ठीक है, क्रोमियम +3 में होता है d3, तो 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे, तो यहाँ पे भी डीडी ट्रांजिशन होगी, कलर आएगा। तो अब देखो ऑल 3 आर कलर्ड, मैम बिल्कुल गलत। सारे कलरलेस, मैम बिल्कुल गलत। ओनली जिंक इज कलरलेस व्हाइल अदर 2 आर कलर्ड, ये बिल्कुल ठीक है। ठीक है, जिंक कलरलेस होगा, बाकी कलर्ड होंगे। इसमें बोला है सिर्फ निकल कलर्ड होगा, गलत है, क्रोमियम का भी कलर होगा। चले आगे चलते हैं। 48 क्वेश्चन कहता है
कि MnO4 negative is intensely colored even though Mn is in +7 oxidation state. Okay, तो इन्होंने बोला है कि MnO4 नेगेटिव में जो Mn है वो +7 में है. कैसे निकालोगे? X माइनस ऑक्सीजन पे -2 का होगा, 4 है तो -8 इज इक्वल टू -1 दैट इज +7. तो अगर मैं मैग्नीज की बात करूं तो हमारे पास होता है वो 3d5 4s2. तो अगर तुम सातों के सातों इलेक्ट्रॉन निकाल ले जाओगे तो तुम तो उसको बिल्कुल ही खाली कर दोगे, है ना. वो कह रहे हैं कि तुमने उसको बिल्कुल खाली कर दिया, देयर इज नो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, स्टिल ये इंटेंस कलर शो करता है, इंटेंस डार्क पर्पल कलर होता है. रीजन क्या है उसका? देखो डी ट्रांजिशन वाला तो फिर कोई पंगा है, वो तो हटा दो, वो तो नहीं होगा. फिर वो कह रहा है ऑक्सीजन कलर देता है. नहीं भाई, ऐसा क्या हो गया कि ऑक्सीजन कलर दे रहा, नहीं दे रहा. चार्ज ट्रांसफर, यस. यहाँ पे क्या होता है मेरा बेटा, जो कलर आता है वो LMCT की वजह से कलर आता है. LMCT क्या होता है बताया था? लिगेंड टू मेटल चार्ज ट्रांसफर. ठीक है, बेसिकली होता क्या है इसमें, लिगेंड टू मेटल मतलब लिगेंड शुड बी इलेक्ट्रॉन रिच एंड मेटल शुड हैव वैकेंट ऑर्बिटल इन टू एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन डेंसिटी. गेटिंग माय पॉइंट? तो ऑक्सीजन के पास क्या है? इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है. मैग्नीज के पास खाली जगह है ना, खाली कर रखा है तुमने, तो वहां पे आराम से ये ट्रांजिशन हो सकती है. तो LMCT की वजह से क्या होता है, ये कलर्ड होता है. ऐसी पोटेशियम डाइक्रोमेट भी और पोटेशियम क्रोमेट में भी LMCT होता है. 49 वो कह रहे हैं कि टाइटेनियम 2+ इज पर्पल. आप नोटिस कर रहे हो कि कलर वाले बहुत ज्यादा क्वेश्चन है, वो इसीलिए बहुत ज्यादा है क्योंकि आपके नीट में भी कलर वाले क्वेश्चन काफी ज्यादा पूछे जाते हैं. टाइटेनियम +2 is purple whereas titanium 4+ is colorless is a consequence of. देखते हैं टाइटेनियम क्या होता है. स्कैंडियम थ्योरी यानी कि 22 होता है तो 4s2 3d2 होगा. अगर मैं बात करूं बेटा टाइटेनियम +2 की तो यहाँ पे 3d2 होगा. और अगर मैं टाइटेनियम 4+ की बात करूं तो सब खाली कर दिया तुमने, आर्गन बच गया, नोबल गैस. ठीक है, वो तो ठीक है, ये कलरलेस होगा बिकॉज नो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, इसमें पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं तो डी ट्रांजिशन होगा. तो चेक करते हैं. ओके, देयर इज नो क्रिस्टल फील्ड इफेक्ट. नहीं, ये तो गलत है. दिस इज नॉट अ एक्सप्लेनेशन कि क्रिस्टल फील्ड इफेक्ट नहीं होता है टाइटेनियम 4+ में, गलत है. 3d2 कॉन्फ़िगरेशन होती है, ये भी गलत है. डी ट्रांजिशन इन टाइटेनियम 2+, यस अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो डी ट्रांजिशन होगा. तो आपको ये बताना है, देखो आप ना, आपको अप्रोप्रिएट एक्सप्लेनेशन देनी है. यहाँ पे टाइटेनियम +2 कलर्ड है तो क्यों कलर है, आपको पता होना चाहिए कि कलर किस वजह से आ रहा है. मैंने स्पेशल केसेस आपको बता दिया, LMCT जहाँ पे हो रहा है, MLCT होता है जहाँ पे, वो आपको मालूम है. अगर मैं इसकी बात करूँ तो वहां पे क्या है, डी ट्रांजिशन की वजह से कलर आता है. ठीक है, तो इस तरीके से करना है. अप्रोप्रिएट आंसर मार्क करना है कि क्या इसका अप्रोप्रिएट आंसर हो सकता है. ओके, नेक्स्ट हम करते हैं 50th क्वेश्चन. लार्जर नंबर ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट आर एग्जिबिटेड बाय एक्टिनोइड्स देन दोज बाय लैंथेनोइड्स, द मेन रीजन. तो अगर मैं बात करूं बेटा, एक्टिनोइड्स में इलेक्ट्रॉन कहाँ कहाँ फिल होते हैं देखना एक बार, 5f में, 6t में और 7s में. और अगर मैं लेंथेनोइड्स की बात करूं तो 4f में, 5d में और 6s में. अगर मैं बात करूं बेटा लेंथेनोइड में, आपने देखा होगा ज्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट वो नहीं दिखाते. +3 तो कॉमन होती है बेशक फिर वो एक्टिनोइड्स हो, लेकिन लेंथेनोइड में ज्यादा से ज्यादा हमने +4 की देखी हुई है, सीरियम दिखाता है ना. जबकि एक्टिनोइड्स में जैसे नेपट्यूनियम हो गया, प्लूटोनियम हो गया, तो ये +7 तक दिखा देते हैं ऑक्सीडेशन स्टेट. तो रीजन क्या है लार्ज नंबर ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाने का, ये पूछ रहा है वो. तो लेंथेनोइड्स में क्या होता है बेटा, 4f जो ऑर्बिटल है वो डीपली बरीड होता है, तो 4f के इलेक्ट्रॉन जो है वो पार्टिसिपेट नहीं करते हैं बॉन्ड फॉर्मेशन में. ठीक है, जबकि तो इनके बीच का जो क्या बोलते हैं एनर्जी डिफरेंस होता है 4f 5d का, वो ज्यादा होता है. जबकि एक्टिनोइड्स में 5f जो है कंपैरेटिवली डिफ्यूज्ड है. ठीक है, वो डीपली बरीड नहीं है, थोड़ा बाहर की तरफ एक्सपोज है.
तो 5f और 6d में एनर्जी डिफरेंस ज्यादा नहीं है, कम एनर्जी डिफरेंस होने की वजह से 5f के भी इलेक्ट्रॉन्स जो है बॉन्ड फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट करते हैं, जिसकी वजह से ज्यादा नंबर ऑफ वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट एक्टिनोइड्स दिखा पाते हैं। तो वो कह रहे हैं 4f ऑर्बिटल्स आर मोर डिफ्यूज, हटा दो। मोर एनर्जी डिफरेंस बिटवीन 5 एंड, हटा दो। मोर रिएक्टिव नेचर ऑफ एक्टिनोइड्स, ना दिस इज नॉट, ये करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है कि एक्टिनोइड्स का रिएक्टिव नेचर होता है इस वजह से वो लार्ज ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाते हैं। बी इज द वन व्हिच इज एप्रोप्रिएट। लेसर एनर्जी डिफरेंस बिटवीन 5m एंड 6d देन 4f एंड 5d। तो ये आपको ऐसे करना है। 51 दोबारा आ गया, द स्पिन ओनली मैग्नेटिक मूवमेंट यूनिट दे रखे हैं निकल 2+। तो निकल 2+ में तो मैंने अभी आपको बता ही दिया, D8 होता है, 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होने का मतलब क्या है, 2.8 के आसपास आएगा। ऑप्शन मैच कीजिए, तो ए इसका क्या आ जाएगा अपने पास, फाइनल इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो 51 का क्या हो जाएगा, ए। 52 का आते हैं, ये देखो ये डायरेक्ट पता होना चाहिए। सिल्वर हेलाइड्स आर यूज इन फोटोग्राफी बिकॉज, सिल्वर हेलाइड्स को हम फोटोग्राफी में यूज क्यों करते हैं, ये क्वेश्चन आया तुम्हारे एनसीईआरटी के लास्ट जो पेज एप्लीकेशन ऑफ डीएनएफ लुक से, मैंने कहा था कर लेना। आजकल नीट में भी वहां से एक पेज है ना, वहां से बड़ा क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो सिल्वर हेलाइट्स को यूज इसलिए किया जाता है मेरा बेटा, बिकॉज जो सिल्वर हेलाइट्स होते हैं वो लाइट सेंसिटिव होते हैं। ठीक है, तो जैसे ही सिल्वर हेलाइट्स को हम जो फोटोग्राफी में यूज करते हैं, जैसे ही लाइट पड़ती है उनपे, तो वो इमेज में कन्वर्ट हो जाते हैं। और कुछ जो हिस्सा लाइट से इफेक्ट नहीं होता है वो हम क्या कर देते हैं, रिमूव कर देते हैं। कैसे रिमूव करते हैं हम, हाइपो सोल्यूशन को यूज करते हैं, वो उसमें सोल्यूबल होता है, उसको हम फिक्सिंग बोलते हैं। मतलब आपको इतना डेप्थ में नहीं जाना है, बट यस आपको ये पता होना चाहिए सिल्वर हेलाइट जो है आर अफेक्टेड बाय लाइट, और अगर जो बच जाता है उस फिल्म पे तो हम उसको रिमूव करने के लिए हाइपो सोल्यूशन का यूज करते हैं, दैट इज Na2H2O3 उसका फॉर्मूला होता है। तो ये सब आपके एनसीईआरटी में लिखी हुई चीजें, आपको ये चीजें पता होनी चाहिए, बाकी सारे गलत है। मोस्ट ऑफ द इनर ट्रांजिशन एलिमेंट, इनर ट्रांजिशन बोले तो एफ्लोक एलिमेंट्स, तो एफ्लोक एलिमेंट्स की कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होती है, +3 होती है। इसमें इधर उधर का देखने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, जो है यही है। ठीक है, आता है तो करोगे वरना नहीं। आइडेंटिफाई द आयन विच शुड बी कलरलेस, चेक करिए कलरलेस कौन से होंगे जिसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं होंगे। Mn2+ में मुझे दिख रहा है 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, D5 होगा। ठीक है, कोबाल्ट 2D7 यानी कि 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। स्कैंडियम तेरी विदाई 22 होता है, तो 4s2 3D3 होगा ना, तो यहाँ पे 3D2 बच जाएगा, तो 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। और स्कैंडियम में क्या होगा, 3D1 होता है स्कैंडियम, तो यहाँ पे स्कैंडियम +3 तो क्या हो जाएगा, खाली कर दिया तुमने इसको, तो यही क्या हो जाएगा, कलरलेस। 54 का आपका डी ऑप्शन आ जाएगा। नेक्स्ट आते हैं द करेक्ट ऑर्डर ऑफ आयनिक रेडाई। देखो एक ऐसा क्वेश्चन पहले भी आया था, तो आपको ना ये पता होना चाहिए कि लेंथेनोइड्स जो हैं ये इनका कहाँ कहाँ पे ये होते हैं। ठीक है, पहले तो हमें पता लेंथनम ही होता है, ये तो सबको मालूम होना ही चाहिए, शुरू कहाँ से होता है, लेंथनम से होता है। तो ऐसे करके मैंने 2 ऑप्शन तो हटा ली। अब देखो जिसको थोड़ा भी, वैसे तो आपको पता होना चाहिए, पूरा पता होना चाहिए, बट अगर मान लो ये टेस्ट करते टाइम आपको नहीं याद आ रहा तो फिर भी कर सकते हो। अगर आपको नॉर्मल भी पता है, ला चिक्की परी ने प्रेम सम्मान से यूं घड़ी तुम्हें दी है, तो इतना आपको आइडिया है तो कर लेते हैं क्वेश्चन। तो सीरियम आएगा, उसके बाद पीएम आएगा, और लास्ट में आएगा यटलपियम। तो डी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट हम करते हैं 56। आपसे पूछा विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट कंसर्निंग लेंथेनोइड एलिमेंट्स इज फॉल्स। देखो लेंथेनोइड आर सेपरेटेड फ्रॉम वन अनदर बाय आयन एक्सचेंज मेथड। यस, लेंथेनोइड का सेपरेशन करना डिफिकल्ट होता है, तो उसके लिए एक बहुत अच्छी टेक्निक होती है आयन एक्सचेंज मेथड। हालांकि आपको पढ़ाया नहीं जाता है और आपको करना भी नहीं है, बट हाँ ये आपको पता होना चाहिए कि इस मेथड से जो है हम लेंथेनोइड्स को सेपरेट कर सकते हैं। तो दिस इज ट्रू। ठीक है, all lanthanoids are highly dense metal, this is also true.
मोस्ट कैरेक्टरिस्टिक ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ लैंथेनॉइड, ये भी बिल्कुल ठीक है, +3 होती है। आयनिक रेडियाई जो होती है ट्राइवेलेंट लैंथेनॉइड्स की स्टेडली इंक्रीज विद इंक्रीज इन एटॉमिक नंबर, नहीं लेफ्ट टू राइट तो डिक्रीज होता है ना, जिसको आप लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन बोलते हो। ये फॉल्स है। आपसे फॉल्स ही पूछा था, प्लीज हाईलाइट कर लिया करो, ट्रू पूछा है या फॉल्स पूछा है, ठीक है। 57 में MnO4 नेगेटिव और MnO4 2 नेगेटिव में, अगर आप बात करोगे MnO4 नेगेटिव तो Mn+7 है, एक भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, तो दिस इज डायमैग्नेटिक। डायमैग्नेटिक मतलब एक भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ना हो। MnO4 2 नेगेटिव में Mn+6 में होगा, एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा, और अगर एटलीस्ट एक मतलब एक भी हुआ ना अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन तो वो पैरामैग्नेटिक हो जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा डाया और पैरा, डाया पैरा डाया पैरा, 57 हो जाएगा इसका आंसर, ठीक है। द टाइटेनियम दैट डज नॉट एग्जिस्ट, ओके, टाइटेनियम होता है 22 यानी कि 4s2 3d2। तो आप एक बात सोचो, इसमें मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट टाइटेनियम की कहाँ तक जा सकती है, 4 तक, +4 दिखाएगा, उससे ऊपर तो नहीं दिखाने का। तो यहाँ पे मुझे दिख रहा है x-2 × 2, यहाँ पे +4 दिखा रहा है, यहाँ पे +2 + x-6, तो यहाँ पे भी +4 दिखा रहा है, यहाँ पे +3 दिखा रहा है, यहाँ पे देखो x-8 = -2, x+6 दिखा रहा है, तो ये एग्जिस्ट नहीं करेगा, ठीक है। ये वाला क्या करेगा, एग्जिस्ट नहीं करेगा। रेडली डीकलराइज एसिडिफाइड KMnO4, देखो एसिडिक मीडियम में KMnO4 का बेसिकली जो कलर होता है अपने पास वो पर्पल होता है, पर्पल कलर। बट अगर मान लो SO2 के साथ आप करा रहे हो एसिडिक मीडियम में, तो क्या होने वाला है, रिड्यूसिंग एजेंट है, ठीक है, खुद को ऑक्सीडाइज कर लेगा, इसको रिड्यूस कर देगा, Mn+2 में चेंज कर देगा, विच इज कलरलेस। तो यानी कि SO2 वो काम करता है। उसके बाद हम बात करते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ गैडोलिनियम। गैडोलिनियम आता कहाँ पे, देखो ला, चिक्की, परी, ने, प्रेम, सम्मान से, यू, घड़ी, ठीक है। 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, वैसे उन्होंने दिया भी हुआ है। तो इसमें क्या होता है, जीनोन 4f7 5d1 6s2, ये होता है गैडोलिनियम की, ठीक है। अच्छा, उसके अलावा उन्होंने बोला +2 यानी कि 2 इलेक्ट्रॉन निकल गए, तो बचा क्या, 4f7 5d1, 6s में से निकलेंगे पहले 2 इलेक्ट्रॉन, हाई एनर्जी है, ठीक है। चलते हैं, मोस्ट एसिडिक बताओ भाई, सब में मैग्नीज की ऑक्साइड है, तो ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल लीजिए। ऑक्सीडेशन स्टेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एसिडिक कैरेक्टर। अब यहाँ पे +4 है, यहाँ पे कितना है 2x-6, यहाँ पे +3 है, यहाँ पे +2 है, और यहाँ पे कितना है 2x-14 यानी कि +7 है। तो इसमें बी वाले में मैग्नीज हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट में है, तो आंसर क्या आ जाएगा आपका, बी ऑप्शन आ जाएगा, ठीक है, 61 का बी। 62 पे चलते हैं। MnO4 नेगेटिव रिएक्ट्स विद Br नेगेटिव इन अल्कलाइन मीडियम। तो बेटा आप लोगों को ना पता होना चाहिए अल्कलाइन मीडियम में, बेसिक मीडियम में कौन किस में चेंज होता है। तो मैंने इसकी एक ट्रिक बताई थी आपको, 135 बना से, 135 बना, प्लीज बेसिक मीडियम, N इज न्यूट्रल और स्लाइटली एल्कलाइन मीडियम, और ये आपका एसिडिक मीडियम। आपको ये क्या दिया हुआ है, एल्कलाइन मीडियम है, मतलब MnO4 नेगेटिव जो है अभी Mn+7 में, तो +3 में बेसिकली चेंज होगा, सॉरी N फैक्टर है ये, तो किस में जाएगा, +4 में, तो MnO2 में जाएगा, क्योंकि जब MnO2 में जाएगा तो ही आपका N फैक्टर क्या आने वाला है, 3 आने वाला है। तो देख लो ऑप्शन कौन से हैं, ये दोनों है। अब आपको डिसाइड करना है, MnO4 नेगेटिव इज अ स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइज एजेंट, तो दूसरों को ऑक्सीडाइज करेगा, खुद को रिड्यूस करेगा। तो Br नेगेटिव एल्कलाइन मीडियम में कहा जाता है मेरा बेटा,
PrO3 नेगेटिव में। आपकी एनसीईआरटी में आई नेगेटिव है, आयोडेट बनता है, तो इसमें ब्रोमेडेट बनेगा, ब्रोमेट। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। उसके बाद बात करते हैं हम अपना, अगर आपको रिएक्शन लिखनी है तो मैं रिएक्शन लिखवा देती हूँ, यहाँ पे लिख देती हूँ। 2Mn O4 नेगेटिव, Br नेगेटिव, H2O किसमें चेंज होगा, MnO2 में, OH नेगेटिव में, प्लस PrO3 नेगेटिव में। बैलेंसिंग कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं 63। अब 63 वाला देखो क्वेश्चन वैसे तो डीएनएफ ब्लॉक में डाल दिया, बट एक्चुअली ये पी ब्लॉक का क्वेश्चन है, तो इसको सिर्फ रीड कर लेना, बहुत ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है, बहुत ज्यादा नहीं चांसेस है इसके आने के। बट अब क्योंकि टेस्ट में आ गया, टेस्ट में कर लो। एक्वारिजिया होता क्या है, कंसंट्रेटेड HNO3 और HCl का मिक्सचर होता है। 3:1 में लेते हैं हम इसको, 1:3 में। ठीक है, अगर आप इसका कंसंट्रेटेड HCl का 3 ml ले रहे हो तो उसका 1 ml लोगे। तो बेसिकली किस तरीके से रिएक्ट करते हैं प्लेटिनम का, इसकी रिएक्शन सारे बच्चे लिख लो, मैं लिखवा देती हूँ। प्लेटिनम जो है HNO3 के साथ और HCl के साथ जब रिएक्ट करता है तो आपको यहाँ पे एक कॉम्प्लेक्स मिलता है H2PtCl6, साथ में NO2 और वाटर मिलता है। ठीक है, तो बेसिकली ये प्लैटिनम को किसमें चेंज कर देते हैं, +4 में। पहले 0 था, +4 में कर दिया, क्योंकि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, तो प्लैटिनम को इसने ऑक्सीडाइज कर दिया है। ठीक है, तो यहाँ पे बेसिकली क्या होता है, H2PtL6 मिलता है। लिख लो ये रिएक्शन। Which one of the following ions exhibit DD transition and paramagnetism as well? देखो भाई, DD ट्रांजिशन ये तो अभी करवाया था मैंने, यहाँ पे तो +7 होता है, खाली कर दिया, हटा दो। ये +6 है, इसमें भी डायमैग्नेटिक होगा, हटा दो। ये भी +6 है, डायमैग्नेटिक होगा, हटा दो। इन तीनों में कलर ACB में LMCT की वजह से कलर आता है। Mn इसमें मैग्नेट में MnO4 2 नेगेटिव में +6 में होता है, तो D1 होता है। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होता है एक, तो पैरामैग्नेटिक होगा, और DD ट्रांजिशन भी होगी। तो इसका ऑप्शन आ जाएगा अपने पास डी। द हाईएस्ट मैग्नेटिक मूवमेंट इज शोन बाय ट्रांजिशन मेटल आयन। तो क्या करोगे, मैग्नेटिक मूवमेंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। चेक कर लो किसमें नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, 3d5, 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, तो यही इसका करेक्ट है। डायमैग्नेटिक, अगेन देख रहे हो ना तुम कितने सिमिलर से क्वेश्चन है। डायमैग्नेटिक जिसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो भी कराया था, D10 होता है, तो यहाँ पे कोई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है। ट्रांजिशन मेटल यूज्ड एज कैटलिस्ट, ये आपको मालूम होना चाहिए कि ट्रांजिशन मेटल कैटलिस्ट की तरह क्यों यूज होते हैं। 2-3 रीजन है आपके एनसीईआरटी में। पहला, एक तो पार्शली फिल्ड डी इलेक्ट्रॉन, मतलब पार्शली फिल्ड डी इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो जिससे वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट दिखा सकते हैं ट्रांजिशन मेटल। ठीक है, उसके अलावा सरफेस एरिया, लार्ज सरफेस एरिया, अगर मान लो आप पाउडर्ड फॉर्म में ले रहे हो तो एक अच्छा सरफेस एरिया प्रोवाइड करता है, जिसपे रिएक्टेंट आके क्या हो जाता है, आपका एब्जॉर्ब हो जाता है, और ये जो रिएक्टिंग मॉलिक्यूल्स हैं उनके बॉन्ड को वीक करके एक्टिवेशन एनर्जी बढ़ा देते हैं, तो इसलिए भी कैटलिस्ट की तरह बिहेव करते हैं। तो ये मेन 2 रीजन रहते हैं। वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट जो कि इसी की वजह से आएगा, पार्शियली फिल्ड इलेक्ट्रॉन, और लार्जर सरफेस एरिया, तो डी इसका करेक्ट होगा। 68, the aqueous solution of which of the following salt is colored? डी ब्लॉक का एलिमेंट देखो, DD ट्रांजिशन होनी चाहिए वहां पे। ठीक है, NaCl, लिथियम नाइट्रेट, पोटेशियम, ये कलर्ड नहीं होते। क्रोमियम Cl3, CrCl3 कलर्ड होगा, बिकॉज यहाँ पे क्रोमियम +3 में D3 होगा, DD ट्रांजिशन होगी तो कलर्ड होगा। कॉम्प्लेक्सेशन इज शोन बाय, जो आपके डी ब्लॉक के एलिमेंट्स है वो कॉम्प्लेक्स बनाते हैं, तो Ag, Au, Cu डी ब्लॉक के एलिमेंट्स हैं। ऑल AbCr शो क्या करेंगे, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बनाएंगे। उसके बाद है द ट्रांजिशन एलिमेंट हैव अ जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 70। क्या होती है जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, N-1, D में 1 to 10 आते हैं, और NS में 1 to 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं।
ठीक है, तो इसका सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, है ना। यही तो भरते हो ना 4s3d। ये फिर आ गया क्या, द करेक्ट ऑर्डर ऑफ आयनिक रेडियाई ऑफ लेंथ एंड, ये तो बार बार आ रहा है भाई, ला चिक्की ला चिक्की के ला चिक्की। ठीक है, तो 71 का क्या हो जाएगा अपने पास, ए हो जाएगा। लो ऑक्सीडेशन स्टेट आर फाउंड इन ट्रांजिशन एलिमेंट व्हेन ए कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। देखो इसका एक एग्जांपल लेती हूँ मैं, ये ठीक है, कार्बोनिल कॉम्प्लेक्स है, यहाँ पे निकल अगर आप एक चीज देख पा रहे हो तो जीरो में है, निकल इज इन जीरो ऑक्सीडेशन से बिकॉज सीओ न्यूट्रल। तो देखो मेटल पे जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट होने का मतलब क्या है, उस पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है, यही मतलब है। और आपको पता है मेटल पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, मतलब मेटल जो है अपने ऊपर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा रखना नहीं चाहता है। तो अगर हम कोई ऐसा ग्रुप लगा दें जो इलेक्ट्रॉन पहले तो दे रहा है, चलो ठीक है मेटल की डी ऑर्बिटल में दे रहा है, लेकिन उसके पास खाली जगह भी एक्सेप्ट करने के लिए मेटल से वापस डी मतलब जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी वापस लेने के लिए उसके पास खाली जगह भी हो, तो वहां पे लो ऑक्सीडेशन स्टेट पॉसिबल होती है। यानी कि अगर मेटल लो ऑक्सीडेशन स्टेट में, तो पक्का उसके साथ एक ऐसा लिगेंड होगा जो कि देना भी जानता है और लेना भी जानता है। तो जो सीओ होता है उसके पास एंटी बॉन्डिंग पाई स्टार होता है, जिससे वो मेटल से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी एक्सेप्ट कर सकता है, और कार्बन के पास क्योंकि इलेक्ट्रॉन है तो वो सिग्मा बॉन्ड बनाता है मेटल के साथ। तो लिगेंड कैपेबल ऑफ पाई एक्सेप्टर एज वेल एज सिग्मा डोनर, तो इन दैट केस लो ऑक्सीडेशन स्टेट पॉसिबल होती है। Which of the following is not a transition element? All D block elements are not transition elements, but all transition elements are D block element. तो transition metal की definition क्या थी, partially filled D सबशेल होना चाहिए, या तो ग्राउंड स्टेट में या उसकी कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट में। तो जिंक कैडमियम मरकरी, ना तो ये अपने कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट में, ना ही ग्राउंड स्टेट में ये ट्रांजिशन, हाँ डी ब्लॉक है बट यस आपके पास ट्रांजिशन मेटल नहीं है। बाकी कॉपर सिल्वर गोल्ड है, तो मरकरी इसका करेक्ट हो जाएगा। द स्टेबिलिटी ऑफ पर्टिकुलर ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ मेटल इन एक्वस सॉल्यूशन इज डिटरमाइंड बाय। तो बेटा जो ऑक्सीडेशन स्टेट की हम स्टेबिलिटी बताते हैं कि ये ज्यादा स्टेबल होगी, तो इसके लिए काफी सारे फैक्टर रोल प्ले करते हैं। इफ आई एम टॉकिंग अबाउट इन एक्वा सॉल्यूशन, वहां पे सब्लिमेशन एनर्जी भी देखी जाती है, हाइड्रेशन एंथैल्पी क्या है, आयनाइजेशन एनर्जी क्या है, ये तीनों का पैरामीटर देख के ही हम बताते हैं किसी पर्टिकुलर ऑक्सीडेशन स्टेट स्टेबल है। कॉपर वाला काफी अच्छे से डिटेल में दिया हुआ है आपके एनसीईआरटी में, तो आपको वो आना चाहिए। First ionization energy of 5D are higher than those of 3D and 4D series. देखो 3D, 4D, 5D ये अपने लेंथेनॉइड्स आ जाएंगे ना यहाँ पे, लेंथेनम से लुटेशियम वाला। तो बेसिकली इसमें क्या होता है, देखो वैसे तो तुम कहोगे कि मैम डाउन द ग्रुप साइज बढ़ना चाहिए, आयनाइजेशन एनर्जी कम होनी चाहिए, बट 5D सीरीज की फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी ज्यादा होती है, क्योंकि यहाँ पे होता है लेंथेनर कंट्रैक्शन। 4F का जो शील्डिंग इफेक्ट होता है वो बहुत ही बेकार होता है, जिसकी वजह से न्यूक्लियस और वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन में बहुत स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है, न्यूक्लियर चार्ज बढ़ जाता है, जिसकी वजह से आयनाइजेशन एनर्जी 5D की ज्यादा होती है। ठीक है जी, 76 में आओ, मैच द फॉलोइंग। अब फटाफट से निकाल लो कि किसका होना चाहिए 76 का। मैंने वैसे सॉल्व भी किया हुआ था ये, देखो स्टार्ट करें फिर। कोबाल्ट +3 क्या होता है, D6 होता है, 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे, तो मैं डायरेक्ट कर रही हूँ 4 × 4 + 2 यानी कि √24। ए का 4 आएगा तो ये तो हटा दो। एक बी का और चेक कर लेते हैं, क्रोमियम +3 D3 होगा, तो 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे यानी कि 3 × 3 + 2 दैट इज √15, तो बी का 5th होगा। तो इस तरीके से आप ये कम टाइम में सोल्व करोगे, बाकी निकालने लग जाए टाइम निकल जाएगा। टाइम हो तो ही करना, क्रॉस चेक कर सकते हो, वरना फटाफट आगे निकलो। ठीक है, 2 ऑप्शन देखते ही ऑप्शन एलिमिनेट करो। 77 में देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग अरेंजमेंट डज नॉट रिप्रेजेंट द करेक्ट ऑर्डर ऑफ प्रॉपर्टी स्टेटेड अगेंस्ट इट। ये तो आपका नीट का ही PYQ है। तो यहाँ पे देखो Fe का सबसे ज्यादा पैरामैग्नेटिक है। अब इतना आप पढ़ चुके हो कि ये तो पता चल गया होगा कि भाई Mn2+ में 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है और आयरन में यहाँ पे +2 में 4 है।
तो ये जो है करेक्ट ऑर्डर नहीं दिखा रहा है, ठीक है, तो ए ही होगा। बाकी और भी देख लो, यहाँ पे देखो क्या है, स्कैंडियम, तेरी विदाई कर मैं फ्री हो गया, उसके बाद मैंने निकल कुर्ता जीन्स पहन ली। तो निकल कोबाल्ट आयरन का छोटा है, मैग्नीज का वो कह रहे हैं बड़ा है साइज, बिल्कुल ठीक है, ठीक है, मैग्नीज का बड़ा होगा, बाकी का कम होगा, तो ये ट्रू है। इसके बाद देखो, स्कैंडियम से मैग्नीज नंबर ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ेगी एज द नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इंक्रीजेस। इसमें देखो, जो आप ग्राफ देखोगे वहां पे आपको दिखेगा 3D की अगर मैं बात करूं इन चारों एलिमेंट्स की, तो क्रोमियम का सबसे ज्यादा मेल्टिंग पॉइंट होता है, फिर वेनेडियम, टाइटेनियम, मैग्नीज का पीछे होता है। दिस इज ऑल्सो ट्रू। तो ए इसका करेक्ट होगा। मतलब आपसे पूछा था कौन सा सही नहीं ऑर्डर है, तो ए फिर इसका ऑप्शन सही होगा। सीरियम इज एन इंपॉर्टेंट मेंबर ऑफ लेंथेनॉइड, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट सीरियम इज इनकरेक्ट। मैं बता दे रही हूँ, लेंथेनॉइड्स में से ना सीरियम वाला क्वेश्चन बहुत पॉपुलर है, ठीक है। तो सीरियम में होता क्या है, सीरियम की देखो +3 भी होती है, +4 भी होती है, स्टिल +3 इज मोस्ट स्टेबल एंड मोस्ट कॉमन, ठीक है। +4 में है तभी वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह बिहेव करता है, क्योंकि रिड्यूस कर पाएगा ना खुद को, ठीक है। तो देख लो एक बार फटाफट, कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट +3 एंड +4, आपसे क्या पूछा है, इनकरेक्ट ना, तो ये तो नहीं हो पाएगा, ये ट्रू है बट इनकरेक्ट नहीं है। सीरियम 4 एक्ट एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, यस। +3 ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सीरियम इज मोर स्टेबल देन 4, यस। +4 ऑफ सीरियम इज नॉट नोन इन सॉल्यूशन, ये तो गलत है, ठीक है। +4 तो होती है, दैट इज व्हाई सीरियम +4 एक्ट एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। उसके बाद हमारे पास आता है 79 क्वेश्चन। वैसे ये इन्होंने ना पी ब्लॉक और क्या बोलते हैं, पी ब्लॉक और डी ब्लॉक वाले के क्वेश्चन को क्या कर दिया, साथ में दे दिया, ठीक है। देख लेते हैं। व्हेन ए ब्राउन कंपाउंड ऑफ मैग्नीज इज ट्रीटेड विद HCl, एक गैस मिलती है आपको बी, और अगर ये गैस आप एक्सेस में ले रहे हैं और अमोनिया के साथ रिएक्ट करें तो एक एक्सप्लोसिव कंपाउंड मिलेगा। देखो इस क्वेश्चन को ना आप ऐसे भी सोल्व कर सकते थे, अगर आपको ये भी पता हो ना कि MnO2 ब्राउन कलर का होता है, तो ये काम हो जाता आपका। मैं फिर कह रही हूँ, अगर नहीं आता है तो छोड़ के आना बेटर रहेगा, बजाय कि अपना 1 नंबर नेगेटिव में गवा दो। तो एक ही ऑप्शन था, ठीक है। मैं इसकी रिएक्शन लिखवा दे तो लिख लो। MnO2 बेटा जब HCl के साथ रिएक्ट करता है तो आपको Cl2 मिलता है, MnCl2 मिलता है और साथ ही साथ पानी मिलता है, ठीक है। तो यही Cl2 हम क्या, जो गैस निकले थे, दिस इज बी, दिस इज ए। तो जब ये अमोनिया के साथ रिएक्ट करता है तो आपको एक्सप्लोसिव कंपाउंड मिलता है, दैट इज NCl3, ठीक है। ये क्वेश्चन वैसे ना काफी ज्यादा पॉपुलर था तब जब पी ब्लॉक सिलेबस में था तुम्हारा, ठीक है। अब ये रिएक्शन आने के चांसेस कम है, बट लिख लो क्योंकि टेस्ट में आ गया है, तो एक बार इसको लिख लो बेटा, और HCl बाहर निकल जाएगा। क्रोमियम +3 का मैग्नेटिक मोमेंट भाई बहुत अभी बताया, 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे 15, ठीक है। तो फाइनली आप लोगों के जो क्वेश्चंस थे वो कंप्लीट हो गए हैं, 40 क्वेश्चंस थे। तो ये वाला चैप्टर से नंबर नहीं कटवाने हैं आप लोगों को, इजी चैप्टर है, इजीली कर सकते हो, लेकिन हाँ आपको थोड़ी सी चीजें पता होनी चाहिए। NCERT की रीडिंग लो 3-4 बार, हो जाएगा आराम से, क्वेश्चन लगाओ सब कुछ हो जाएगा, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट उसमें कोई और वीडियो सोल्यूशन में, ठीक है। तो टिल देन टेक केयर और अच्छे से पढ़ाई करो, स्ट्रेस नहीं लेना, ठीक है। ठीक है बच्चों, बाय एवरीवन।